हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए मोस्ट वांटेड गद्यांश करने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया बाबू, तो इससे एक भी गद्यांश बाहर नहीं जाएगा, 100% है। मैंने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश इस वीडियो में लाया है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को अंत तक देखना बाबू। ये सभी गद्यांश 2023 और 2024 में पूछे गए हैं, तो ये PYQ क्वेश्चन है। बस आप इतना कर लीजिए बाबू, तो इसमें से एक भी गद्यांश ऐसा नहीं है जो 2024 या 2025 एग्जाम से बाहर चला जाए। ठीक है, तो बस आपको यही वीडियो देखना है और गद्यांश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप एक कमेंट कर देंगे बाबू, तो इसी तरह मैं पद्यांश का भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। मात्र 3 से 4 आपको गद्यांश करना है और 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पहला गद्यांश को कर लेते हैं। और ये वाला गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला गद्यांश है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है और 2025 में ये वाला गद्यांश एकदम छप जाएगा और 6 नंबर दिला देगा। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको जो नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है और ये तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। ठीक है, मतलब तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का है, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा? टोटल आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको सॉल्व करने का मात्र एक ही तरीका है बाबू, कि सबसे पहले आप उस गद्यांश को या पद्यांश को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए, अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इस गद्यांश को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों के आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस गद्यांश को पढ़ लिया एकदम ध्यानपूर्वक। अब इसके हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ तक है आपका? यहाँ से मैं रेखांकित कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, ठीक। अब तीसरा प्रश्न कर रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है? ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। चलिए, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको कोई भी यदि आपको गद्यांश मिल जाए तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है उसको मैं बताता हूँ। ठीक ना, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है संदर्भ। ठीक है, मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है संदर्भ, फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड है। जहां जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको भी आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनको भी क्या करना है? आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या लिखना है? इस तरह आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। एक बार और पढ़िएगा ध्यान से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, तो आपको इस तरह क्या लिखना है? किसी का भी यदि संदर्भ लिखना हो तो सब फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपके लेखक का नाम बदल जाएगा और पाठ का नाम बदल जाएगा। बाकी सब फॉर्मेट क्या रहेगा? हर गद्यांश में सेम रहेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक आप संदर्भ याद कर लीजिए, उसके बाद जिस चैप्टर का होगा उस लेखक का नाम लिख दीजिएगा और उस पाठ का नाम लिख दीजिएगा, तो आपके यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपका ये प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया कि किसी का भी संदर्भ कैसे लिखना है। मैंने ऑलरेडी
बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक ना, क्या करना है आपको, इसके क्या करना है आपको, व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको कैसे लिखना है। मैं ऑलरेडी इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, कह रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ब्लैक पेन से हेड लगा देना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। फिर आपको इसको ब्लू पेन से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, जो इस चैप्टर के लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है, उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का जन्म होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, उसके अंदर बुराई करने के गुण का जन्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वे निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहता है। ठीक है, इसलिए क्या कहता है कि इसलिए निंदा अथवा बुराई का बड़ी बेटी क्या कहता है, बड़ी बेटी क्या कहता है, निंदा कहा जाता है। ठीक ना, दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। दिनकर जी कहते हैं बाबू कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जिसके अंदर जलन द्वेष ये सब होता है, वो दूसरे लोगों की बुराई करने में बहुत ज्यादा कुशल होता है, मतलब सफल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना था। यदि आपने इस तरह लिख दिया बाबू तो यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में लिखा गया, कोई कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था आपका, तीसरा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता, देखिए ध्यान समझिएगा, दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है, दूसरे की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों के आंखों से गिर जाएंगे, तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। इसलिए जो दूसरे व्यक्ति, इसलिए जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो दूसरे का निंदा करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए ध्यान समझिएगा कि दिनकर जी कहते हैं कि आप, मैंने जैसे आपको बताया उस प्रश्न में वैसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए कि दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी कुशल होता है। उसे लोगों की बुराई करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि बुराई के द्वारा अमुक व्यक्ति को सामने वाले की नजरों में गिराकर बिना कोई अच्छा कर्म किए, बिना कोई परिश्रम किए सम्मान का पात्र बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति की बुराई पर अपनी सफलता का मार्ग खोजता है, अपितु ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या करना था आपको, इस प्रश्न का उत्तर देना था कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ये दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। तो अब चाहे तो इतना आसान भाषा में लिख सकते हैं कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं ताकि वह व्यक्ति उसके नजरों में गिर जाए, और मैं बिना किसी परिश्रम किए, बिना किसी मेहनत किए, अच्छा कर्म किए उसके नजरों में मैं क्या करूं, बैठ जाऊं। ठीक है, तो इसलिए जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं एक दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला ये वाला गद्यांश आपको क्लियर हो गया होगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला गद्यांश था आपका, यहाँ से 6 नंबर मैंने पक्का करा दिया 2025 एग्जाम में यूपी बोर्ड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस गद्यांश को एकदम अच्छे से लिखिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले गद्यांश। ठीक ना, अगला गद्यांश क्या, ध्यान समझिएगा, अगला गद्यांश वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से, मित्रता चैप्टर जो है। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का करना है, उत्तर देना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ये 2024 के 7 सेट में से कम 3 सेट में आ चुका है। 7 सेट आपके 2024 में बने थे, जिसमें से ये वाला प्रश्न 3 सेट में आ चुका है। तो आप इसको समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला आपका गद्यांश है। और ये वाला गद्यांश आपका 6 नंबर दिला दिया, 100% है। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश को लोग पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक इस सभी गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो कितने प्रश्न रहेंगे आपके? 3 प्रश्न रहेंगे, जो तीनों प्रश्न में बताया कि 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी मैंने बताया कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ लिखने का बस एक ही फॉर्मेट है, मैंने जैसे बताया था वैसे लिखना है। बस आपको लेखक और चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, बाकी एक ही तरह का संदर्भ याद रखना है, सभी गद्यांश हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताता हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगला प्रश्न क्या पूछा है वही बताए थे, उसके बाद इसका उत्तर मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है आपको? इसके रेखांकित अंश क्या करना है? व्याख्या करना है। तो व्याख्या कहाँ कहाँ तक करना है, मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका व्याख्या कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या आपको यहाँ से लेके थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको व्याख्या कहाँ तक करना है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इस पेन से। ठीक है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक क्षय करता है। ठीक है, निंदक भी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको से क्या करना है, यहाँ तक आपको क्या करना है, इसका रेखांकन अंश की व्याख्या करना है। ठीक ना, क्षय करता है, यहाँ तक आपको क्या करना है, इसका रेखांकन से व्याख्या करना है। ठीक है, तो और इसका अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एक करके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो चलिए कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। बस आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए, बाकी सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है संदर्भ। हेडिंग क्या लगाना है बाबू? संदर्भ। आपको हेडिंग लगाना है, फिर उसमें लिखना है कि प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 2 में 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपने थोड़ा बहुत गलती किया तो इसमें आपको 1.5 नंबर मिल सकते हैं, 1 नंबर मिल सकते हैं। तो आपको लिखने का फॉर्मेट एकदम सेम होना चाहिए और जो जो मेन पॉइंट है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर का नजर उस पर डायरेक्ट पड़े और वो डायरेक्ट पूरा नंबर आपको दे दे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा था? दूसरा प्रश्न पूछा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिखना कैसे हो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको इसमें ऊपर हेडिंग लगाना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है। ठीक है, कि रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से लगाना है। फिर लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। यदि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सहपाठी यदि बुरे हैं वो, ठीक है, तो उनका साथ बिल्कुल नहीं करना है बाबू। ठीक है, क्योंकि कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब यदि आप बुरे संगत में हैं तो उसका जो क्या होता है, उसका जो असर होता है वो एक घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, जो लेखक है वो समझा रहे हैं बार बार कि यदि आप बुरी संगत में हैं तो आप उसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो जिस प्रकार एक बुखार आपके शरीर को क्या कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है, मतलब कभी कभी प्राण भी ले सकता है, उसी प्रकार जो बुरी संगति है आपकी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुरी संगति में नहीं जाना है। ठीक है, इस तरह आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब हम लोग चलते हैं इसके
तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या पूछा, तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रश्न है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। कुसंग की तुलना किससे की गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, ठीक है। तो आप इसी प्रश्न में देखिएगा, इसी आपको देखिएगा ध्यान से, जब इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कुसंग की तुलना किससे की गई है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यदि इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देंगे कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, ठीक है। कुसंग की तुलना किससे गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है उसको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है, अगला गद्यांश क्या है जो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले गद्यांश पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला गद्यांश क्या है उसको आप लोग देखिए। अगला गद्यांश वेरी वेरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको 3 प्रश्न है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोई भी गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, 2 गद्यांश आएगा, ठीक है। और 2 गद्यांश में एक गद्यांश अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है। मतलब आपको 2 गद्यांश मिलेंगे और किसी एक को ही आपको एग्जाम में करना है और 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको 3 प्रश्न ही मिलेंगे, उन तीनों प्रश्नों को उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी गद्यांश हो, कोई भी पद्यांश हो, उसको सॉल्व करने का मात्र एक ही तरीका है बाबू। क्या तरीका है, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि क्या कीजिए, सबसे पहले आप उसको ध्यान से उस गद्यांश को पढ़िए, तब उसके आगे कीजिएगा, ठीक है ना, आगे वाले प्रश्न को उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से जो पढ़ते हैं, कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, ठीक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेनी चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा बाबू इस गद्यांश को, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गद्यांश से भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आपकी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर का क्या है, एक गद्यांश है। मैं बता देता हूँ कि मात्र 2 ही चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला चैप्टर है आपका मित्रता, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और दूसरा चैप्टर है आपको ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2025 में 100% है कि गद्यांश आएंगे ही आएंगे। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको जरूर से जरूर इन दोनों चैप्टर को एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये गद्यांश क्या कर रहा है कि ईर्ष्या से बचने का मानसिक अनुशासन उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उससे फालतू बातों के बारे में सोचना आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेनी चाहिए कि कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जाएगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके तीनों प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इसके तीनों प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इस तरह भी आपके प्रश्न में एग्जाम आ सकते हैं। संदर्भ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोल जाए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक मतलब पाठ का नाम लिखना है और इसके लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैंने लिखा है उत्तर। सबसे पहले आपको हेड लगा देना है उत्तर। इसमें लिखना है, आपको हेड लगाना ब्लैक पेन से। इसको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है पाठ का नाम, फिर आपको लिखना है लेखक का नाम, ठीक है। इन सबको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद इसको पाठ के नाम में क्या लिखना है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आप जानते हैं कि जो गद्यांश है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर क्या है, ये वाला गद्यांश है, ठीक है। और लेखक का क्या नाम है, इस लेखक का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसके लेखक है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर ऊपर वाला, 1 नंबर ऊपर वाला, मतलब टोटल 2 नंबर इस प्रश्न में आपको मिल गया। उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। आपसे भी पूछ सकता था इस प्रश्न में कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं,
ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न, पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो सर व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करनी है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश पर चलते हैं। ये गद्यांश क्या है? ईर्ष्या से बचने का मात्र एक उपाय। क्या लिखा है? ईर्ष्या से बचने का मात्र उपाय मानसिक अनुशासन है। तो इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक करना है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा पहले इसको साफ कर देते हैं हम लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, इसका आपको व्याख्या कहाँ तक करना है मैं आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। कहाँ तक करना है इसके बाद देख लेंगे। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, उसे उसे फालतू बातों के बारे में मतलब यहाँ तक छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। इतना तक क्या करना है आपको? क्या करना है? इसका हिंदी में व्याख्या करना, मतलब क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताया था कैसे आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको हेड लगाना है ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या। हेड लगा देना इतना, ठीक है। आपको ब्लैक पेन से हेड लगा देना। फिर इसमें लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में यह बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जिनके अंदर दूसरे के प्रति जलन भाव है, उसको यह सोचना या समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है, और उसे उस कमी या अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका सोचना चाहिए, खोजना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दिशा में मोड़ लेता है, तो वह ईर्ष्या करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है। क्या करता है? सही दिशा में लगाने लगता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, उनके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कहाँ से हो रही है, उस कारण को वो समझे और उसके प्रति सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए, ताकि क्या हो, उनके प्रति, उनके अंदर से जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो क्या हो, खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का करना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। तीसरा आपको लिख देंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देना है उत्तर, फिर लिखना है कि लेखक सलाह देता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देनी चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईर्ष्या से बच सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? ईर्ष्या से बच सकता है, ठीक है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले गद्यांश पर। अगला गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले इस गद्यांश को एकदम ध्यान से पढ़ना है, फिर इस प्रश्न को उत्तर देना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि वृद्ध वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्य अवस्था और तरुणा अवस्था से दूर आए हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो बूढ़े हो गए हैं, मतलब जिनकी उम्र ढल गई है, जो अपनी बाल्य अवस्था और तरुणा अवस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धि के लिए अतीत है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, ठीक है। फिर तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। जो वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा इस गद्यांश को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। यदि आपने हिंदी को अच्छा से पढ़ा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है, ठीक है। तो आपको गद्यांश पकड़ने के लिए क्या पता होना चाहिए? वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए,
ताकि आप कोई भी गद्यांश अच्छे से पकड़ ले, कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला गद्यांश आपको पता चल गया होगा किस चैप्टर से। यदि नहीं पता चला है तो आप जाकर जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला गद्यांश है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस गद्यांश आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है कि क्या करना है इसमें आपको, प्रस्तुत अवतरण, उपयुक्त अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखना है। चाहे संदर्भ पूछेगा, चाहे इस तरह का प्रश्न पूछ देगा, तैयार रहना है। ठीक है, दो ही तरह का प्रश्न पूछेगा, या तो संदर्भ लिखिए या उस पाठ के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका किस चैप्टर से है, क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी है। ठीक है, बख्शी जी है। ठीक है, तो आपके देखिएगा कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखना है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना है, हेड लगाना है पाठ, क्या लगाना है, पाठ का नाम। आपको संदर्भ नहीं लिखना है। ठीक है, पाठ का नाम हेडिंग लगाना है, फिर उसमें लिखना है पाठ के नाम में क्या लिखना है, पाठ के नाम में क्या लिखना है, क्या लिखूं, क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं आपको इतना लिख देना है। ठीक, और उसके बाद क्या पूछा है, लेखक का नाम पूछा है, तो आप हेडिंग लगाना है लेखक का नाम, हेडिंग क्या लगाना है, लेखक का, लेखक का नाम आपको हेडिंग लगा देना है। ठीक, लेखक का नाम इसमें लिखना है पद्म लाल, श्री पद्म लाल पुन्नालाल, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी आपको लिख देना। ठीक है, आपको संदर्भ नहीं लिखना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको संदर्भ नहीं, क्योंकि संदर्भ आपसे नहीं पूछा है। पूछा है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो मैंने जैसे बताया वैसे लिख देना कि पद्म, पाठ का नाम ब्लैक पेन से, लेखक का नाम ब्लैक पेन से, फिर आपको लिखना है ब्लू पेन से, क्या लिखूं, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी, लेखक का नाम लिख देना। ठीक है, यदि आपसे इसका संदर्भ पूछ देगा तब आपको ये वाला लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ तक करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। तो देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है, मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको इसकी व्याख्या करना है, तरुणों, ध्यान समझिएगा, तरुणों, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत अतीत होता है। अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। ठीक ना, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ तक अंडरलाइन कर देना है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। ठीक है, इतना तक आपका करना है हिंदी में, सॉरी इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको हेड लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना आपको ब्लैक पेन से हेड लगा देना है। फिर इसमें लिखना है उत्तर में कि युवा चाहता है कि, युवा चाहता है कि जो नौजवान व्यक्ति है, युवा है, वो चाहता है कि उसका भविष्य किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर आए, जबकि वृद्ध अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अपने पिछले समय को खींचकर कहाँ लाना चाहता है, वर्तमान में लाना चाहते हैं। ठीक है, युवा प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, और जो युवा व्यक्ति हैं, जो नौजवान व्यक्ति हैं, वो अपने परंपरा में क्या लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं। वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं। वे क्या होते हैं बाबू, परिवर्तन के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत जो वृद्ध व्यक्ति मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो पहले वाले व्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो क्या रहे, बना रहे। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। लेखक जो है, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, वो कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि लेखक ने वर्तमान काल को जो इस समय चल रहा है उसको सुधारों का काल क्यों कहा गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा है कि वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है। जो वर्तमान होता है एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है। लेकिन वृद्ध और युवा दोनों ही वर्तमान
से नाराज है। जो वृद्ध व्यक्ति मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं और जो युवा व्यक्ति हैं, जो नौजवान व्यक्ति हैं, वो दोनों क्या है, वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य को तरुण भविष्य को वर्तमान में खींच कर लाना चाहता है, जबकि वृद्ध अतीत को वर्तमान में देखना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरह लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल कहा है। तो इतना आपको लिख देना है, और इतना यदि आपने लिख दिया तो यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चढ़ते हैं इसके आखिरी वाले गद्यांश कर लेते हैं। टोटल मैंने शायद 5 गद्यांश लिया है। यदि आपने इस पांचों गद्यांश को कंप्लीट कर लिया बाबू, तो 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आप जानते हैं कि 3 प्रश्न पूछेगा और 2-2 नंबर का रहेगा, और टोटल कौन नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपने 10 गद्यांश को सॉल्व कर लिया बाबू, तो आपको कैसे लिखना है और सब पता चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ दिलाएगा आपको। ठीक है, तो पढ़िए, कह रहा है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भीखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी भीड़ भी पड़ सकती है, जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। जो नेपोलियन यहाँ ध्यान पड़ेगा कि याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से। जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह भी कभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें आनंद आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। 2025 में इस गद्यांश छप जाएगा, 100% ये गद्यांश छप जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला गद्यांश है। ठीक है, तो इस गद्यांश का आपको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर वाला गद्यांश है, इसीलिए मैंने इसको अंत में लिया है, और ये इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। ठीक है, तो इसको 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जहां भी आपको ईर्ष्या दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, ईर्ष्या दिखाई दे दे, तो समझिए कि उस पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो आपको हेड लगाना है पाठ का नाम। अभी मैंने बताया कि इस तरह का प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। आपको हेड लगाना है पाठ का नाम, उसमें लिखना है, पाठ का नाम में क्या लिखना है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इतना लिखना है। ठीक, इतना लिखना है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। फिर उसने पूछा है कि लेखक का नाम, तो आपको हेड लगाना है, फिर लेखक का नाम, आपको हेड लिखा लेखक का नाम, उसमें लेखक का नाम क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस लेखक का क्या नाम है, आप जानते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इस चैप्टर के क्या है, लेखक है। ठीक है, तो इस तरह आपको दोनों लिखना था। पाठ का नाम हो गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक के नाम में क्या लिखना है, लेखक का नाम लिखना है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ करना है, चलिए मैं पेन बदल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा। पहला कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भीखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। ठीक है, फिर आपको करना, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, इतना क्या करना है, इतना आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंतर्गत ईर्ष्या भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को देखेगा और उससे क्या करेगा, प्रतिद्वंदिता करेगा। मतलब उससे क्या करेगा, उससे कंपटीशन करेगा। ठीक है, क्योंकि भीखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही भीखमंगा है वो करोड़पति से तुलना नहीं करेगा, मतलब धनी व्यक्ति से तुलना नहीं करेगा। लेकिन जो धनी व्यक्ति होते हैं वो करोड़पति लोग होते हैं, वो करोड़पति से जरूर क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि वो मुझसे आगे न निकले। ठीक है, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। यह एक ऐसी बात है बाबू जो ईर्ष्या के पक्ष में क्या हो सकती है, पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि
प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति से तुलना अपना कर रहे हैं, प्रतिद्वंदिता कंपटीशन कर रहे हैं, तो क्या सकते हैं आप उससे, आपका उससे क्या होता है विकास होता है, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं तो दूसरा लड़के देखते हैं कि उससे हम क्या करें कंपटीशन करें, तो उसके तुलना में क्या करेंगे थोड़ा आप ज्यादा पढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो आपका विकास इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का करना था आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना था जो आपके 2 नंबर का है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है, लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या, मतलब सकारात्मक सोच क्या है। तो आप यहीं पे देखिएगा, आपसे यहीं पे लिखा गया है कि क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिद्वंदिता कर रहा है, तो उससे उसे क्या होगा विकास हो सकता है। ठीक है, तो मतलब लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक सोच यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति प्रतिद्वंदिता कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसे क्या होगा विकास भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको क्या कहा, इस तरह मैंने आपको टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश करा दिया है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश करा दिया है। यदि आपने बस इसी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश को तैयार कर लिया, तो बाबू यहाँ से 2025 में इन्हीं पांचों गद्यांश से बाहर नहीं जाएगा, 100% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेहनत कीजिए बाबू, और इसी 5 गद्यांश को यदि आपने तैयार कर लिया, तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बाबू कि अगला आपको अगले किस चैप्टर मतलब किस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक।